अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, फिट होंगे, हमेशा की तरह बेहतरीन होंगे। तो आपके टीचर सर मोहम्मद फैसल आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर आए हैं मैट्रिक क्लास की फिजिक्स की। तो लेक्चर वाइज अगर हम देखें तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो बेटा आपसे गुजारिश है कि स्टडी को बेहतरीन तरीके से जारी रखें। जिस तरह से काम यहाँ पर हो रहा है वही मेहनत आप भी कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है उसको 4 चांद जरूर लगेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, बट मेहनत जरूर करनी है। मेहनत आपकी है, हम भी करेंगे, तो दोनों तरफ से मेहनत होगी तो इंशाल्लाह रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आने वाला है स्टडी में। तो आप लोग क्या किया करें कि रिपीटेडली इन लेक्चर्स को देखें, चेकआउट करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स तो बहुत जरूरी है। आप अपनी लैंग्वेज में जो नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से जो नोट्स बनाएंगे, वो उन सारे नोट्स से हजारों दर्जे बेहतर हैं जो आप किसी और से लेकर उसको कॉपी करेंगे। तो इसलिए नोट्स बनाया करें, ये अपनी आदत बना लें लाजमी। और एक और चीज जो है वो मैनली आपसे डिस्कस करनी थी बेटा, वो ये है कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है स्टडी से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे मुखातिब होते हैं सर मोहम्मद अफजल और सर मोहम्मद नवीद एंड माई सेल्फ सर मोहम्मद फैसल। आप तीनों से जिस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी मसला, कोई प्रॉब्लम है, आप फर्दर जो है ना वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं स्टडी के हवाले से। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पूरी और भरपूर मदद करने के लिए। तो चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपको अच्छी तरह से पता है हम ऑलरेडी वेव्स के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, इसके अंदर भी हम वेव की एक प्रॉपर्टी देखेंगे। वेव की प्रॉपर्टी होती है इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये फेनोमेना देखेंगे बेसिकली क्या होता है, किस तरह से होता है। वेव से रिलेटेड जो पिछली वीडियोस है बेटा, मेरी आप सबसे गुजारिश है जिसने नहीं देखी उनको चेकआउट करें। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके के कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके बिल्ट होंगे। जो भी परेशानियां, जो मसले मसाइल आपको स्टडी में रहे हैं वेव्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह क्लियर होने वाले हैं। उनको चेक करके आप यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रहेगा और बड़ा मजा आएगा स्टडी में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बाकायदा। एक चीज आपको मैं समझा दूं बेटा, देखें जो रिफ्लेक्शन होती है ना वो कुछ यूं होता है कि जैसे एक सरफेस में, एक किसी मीडियम में वेव चल रही है, ठीक है। हम उसको नाम दे दें कि ये है मीडियम 1, सही, और ये है मीडियम 2। दो मीडियम्स हमारे पास, मतलब ऊपर वाला मीडियम मीडियम 1 है, कोई भी हो सकता है, मीडियम 2 ये सेकंड। तो डिफरेंट मीडियम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। अब एक वेव यहां से मूव आउट करती हुई आती है, ऐसे आकर इस मीडियम के सरफेस पे टकराती है, इस मीडियम के सरफेस पे टकराती है। तो टकरा के यहां से वापस बाउंस बैक होगी, मुड़ गई। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, क्या हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्शन। ये क्या बन गई, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है उसको भी चेकआउट करेंगे। रिफ्लेक्शन में हम बात करें तो हम कहेंगे द बाउंसिंग बैक of a wave, the bouncing back of a wave, the bouncing back of a wave into the same medium after striking the surface of other medium is called reflection of wave। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है ये। सिंपल इज दैट। जैसे यहां पर देखा आपने, कभी एक मीडियम से वेव आ रही थी, वेव आई, आके दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराई। ये नहीं कि दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल हो गई, नहीं नहीं नहीं, दूसरे मीडियम के सरफेस से जस्ट टकराई। जैसे ही यहां पर इस वेव ने स्ट्राइक किया तो टकराते ही वेव दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। भाई किधर रिफ्लेक्ट होकर गई, अपने उसी मीडियम में जहां से वो पहले आई थी, मीडियम 1 में ही रिफ्लेक्ट हो गई। वेव आई, टकराई और वापस रिफ्लेक्ट। जैसे मेरे पास बॉल हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल हो, तो मैं जो है क्रिकेट बॉल लेकर किसी दीवार पर फेंकूं, जैसे मैं दीवार पर फेंकूं तो वो बॉल दीवार पे टकराए, टकरा के वापस मुड़ के मेरे पास ही आ जाए। इसी मीडियम में हवा में से गुजर के गई थी ना वो बॉल,
तो हवा में दोबारा वापस आ जाए। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन की इसकी प्रॉपर्टी होती है, आपने याद रखना है, ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को नोट करनी है, नोट करना लाजमी है। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम, भाई जहां से चल के आ रही थी उसी मीडियम में दोबारा मुड़ के वापस आ जाना, बाउंस बैक हो जाना। कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। आई होप रिफ्लेक्शन की बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें कॉमन मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया, आप इसको नोट कर लें। तो मैं थोड़ा सा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूँ। बेटा ये जो चीज है ना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, तो ये ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे जब लाइट के चैप्टर्स पढ़ेंगे, लाइट वेव पर ज्यादा डिटेल आएगी इसकी। बहरहाल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इस टॉपिक में जितनी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो कोशिश करूंगा कि उनसे कोई 2-4 पॉइंट ज्यादा ही आपको बता के जाऊं, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। आप इसको नोट कर ले, इसको नोट कर लिया होगा आपने, तो पॉज कर लिया करें, पॉज करके टाइम लें। इसके बाद बेटा क्या होता है कि ये डायग्राम अभी नहीं बनाइएगा ना, डायग्राम हम बनाते हैं बाद में, अभी तो उसके अंदर क्लियर हो जाएगी बात। जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब उसके साथ आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो बहरहाल कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आपने ध्यान में रखना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको आपने जहन में रखना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई टेक्निकली अगर देखें तो 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, 2 लॉज होते हैं। क्या लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है, चले हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज करें मैं उसको आर से जाहिर कर रहा हूं, ये जो साइन बनाई है मैंने एंगल को रिप्रेजेंट करती है, और आर मेरा मतलब कि रिफ्लेक्शन वाला एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद कर ले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस के, इसको ध्यान में रख ले। कहने का मतलब ये, पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो हमें बताता है कि जब भी कोई भी वेव आके टकराती है किसी भी मीडियम पे, तो देखें सपोज करिए वेव आके टकराई यहां पर, ठीक, जिस एंगल पर 30 डिग्री पे टकराई, 45 पे टकराई, 60 डिग्री, जो भी एंगल आप ले लें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो भी एंगल होगा उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ बेटा। डायग्राम थोड़ा सा हम इसको ना सेट करते हैं, ताकि स्पेस थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं डायग्राम में, ताकि आपको क्लियर हो, कोई डाउट जो है ना वो माइंड में नहीं आए। सपोज दैट यहाँ पे हम वही कर लेते हैं, जैसे कि ये कोई एक मीडियम है, और फिर बेटा ये नीचे जो मीडियम है ये हमारे पास कोई दूसरा मीडियम है। तो 2 मीडियम अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। ये मीडियम की बाउंड्री है, मतलब इससे ऊपर एक मीडियम, इससे नीचे दूसरा मीडियम, ठीक है। तो ये वेव आई, आके टकराई, यहाँ पर टकरा के यूं निकल के चलेगी। ये जो वेव आई थी बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? जिसने आके टकराना है इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव। कौन सी वेव? इंसिडेंट वेव, जो आके टकराएगी, जो इंसिडेंट हो, इंसिडेंस करेगी, जो आके टकराएगी, उसको इंसिडेंट वेव बोलेंगे। ये जो बाद में निकल गई इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। ये कौन सी वेव है? जो रिफ्लेक्ट कर गई। ये वाली वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके गई है टकरा के, भाई ये आई, टकराई, टकरा के चली गई। यहां जो पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई किस पॉइंट पर टकराई वेव, आके किस पॉइंट पर टकराई, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब छोटी सी चीज है, आपने ध्यान में रखनी है, एंगल हमने कैसे चेक करना है कि भाई इंसिडेंस का एंगल क्या है, रिफ्लेक्शन का एंगल क्या है। आप सोच रहे होंगे सर ये लाइन है, हम यहाँ से देखेंगे कितना एंगल, यहाँ से देखेंगे कितना एंगल, ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। होता क्या है, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे बेटा, जो नॉर्मल, जिसको नॉर्मल समझेंगे, हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। सपोज करें दैट लाइन इज नोन एज नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये लाइन क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, आप आगे पढ़ेंगे फिजिक्स तो आप समझ जाएंगे। सीधा सा आपको यूं बताता हूं कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन आप ड्रा कर दें, कोई भी सरफेस, लाइक ये सरफेस है तो मैं इसके परपेंडिकुलर यहां लाइन ड्रा कर दूं ऐसे, तो मैं कहूं भाई ये नॉर्मल है इस सरफेस का, तो भाई इस सरफेस का नॉर्मल क्या बनेगा?
इसका परपेंडिकुलर ये वाला इस तरह से, तो ये उसको आप बनाएंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल ड्रा करने के बाद एक चीज आपने देखनी है, एंगल कहां से लेना है बेटा, फ्रॉम नॉर्मल टू द वेव, नॉर्मल टू द वेव, रिफ्लेक्टेड वेव का लें या इंसिडेंट वेव का, नॉर्मल से लेना है। अब मैं देखूं यहां पर बात हुई द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस का एंगल बनाओ पहले, यहां से हमने इस तरफ लेना है वापस, तो ये हमने ले लिया कौन सा एंगल, हमने कह दिया ये एंगल है इंसिडेंस का। इंसिडेंट वेव इतने एंगल पर आके टकराई, शायद दैट कि 35 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां मेजरमेंट से हमारा अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बेटा ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इसका अगर एंगल देखें तो आप एंगल यहां से लेंगे, नॉर्मल से लेंगे, किस तरफ, नॉर्मल से लेकर आपने जाना है रिफ्लेक्टेड वेव की तरफ। सपोज कर ले कोई भी एंगल हुआ तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये एंगल है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। याद रखिए पहला लॉ कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहला लॉ, दो लॉज होते हैं, पहला लॉ कहता है कि जो एंगल है रिफ्लेक्शन का वो इंसिडेंस के बराबर होगा। अब इसकी एग्जांपल दूं, सपोज करो ऐसा ये एक मीडियम, सपोज करें ए मीडियम, ये बी मीडियम, इस तरह से दो मीडियम है, तो ये नॉर्मल आ गया इसका। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव यहां के टकराई, सपोज कर लें कि ये वेव, सपोज कर लें इस वेव का एंगल जो है ना 40 डिग्री था, तो बेटा जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी उसका एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री का। अगर एक वेव आके टकराती है, ये इसी मीडियम पे हम बना लेते हैं, एक वेव आके टकराई कि ये नॉर्मल था, तो वेव आके टकराई यूं ऐसे कि एंगल बना बेटा 20 डिग्री का, सपोज करूं मैं, तो जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा वो भी कितना होगा बच्चों, वो भी 20 डिग्री का होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान सा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपको क्या बताता है, आपको बताता है कि भाई जो रिफ्लेक्शन होगी उसमें जो इंसिडेंट वेव होगी, जो एंगल बनाकर वो आती हुई टकराएगी, जो जिस एंगल पर आके वो टकराएगी किसी सरफेस से, उसी एंगल पर उसने दोबारा रिफ्लेक्ट होना है। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद ये पॉइंट जहन में रखना है आपने। इसके बाद अब आगे चलते हैं, वो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। एक चीज आप समझ गए कि ये नॉर्मल, भाई नॉर्मल लाइन का यहाँ पर क्या काम है, ऑब्वियसली नॉर्मल लाइन हमें करेक्टली ये बताएगी, ये इन्फॉर्म करेगी कि कितने डिग्री का एंगल था इंसिडेंस वेव में और कितने डिग्री का एंगल था रिफ्लेक्टेड वेव में। पॉइंट ध्यान में रखना है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं, यहां से एंगल लेते हैं, यहां से एंगल लेते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से आपने एंगल ले लिया, ना ना ना, दैट इज अ बिग मिस्टेक। आपको कहां से एंगल लेना है, आपको नॉर्मल से एंगल लेना है। एंगल हमेशा कहां से लिया जाएगा बेटा, नॉर्मल से। जिस जगह पर आके इंसिडेंट वेव जो है वो इंसिडेंस हो रही है, जहां जाके टकरा रही है जिस पॉइंट पर, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां टकरा रही है, इसी पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाएं इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर नॉर्मल बन गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से एंगल लेना है इंसिडेंस का और रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो हमें बताता है कि रिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वो बराबर होगा इंसिडेंस एंगल के। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, जबरदस्त, चलें ठीक हो गया। अब हम चेकआउट करते हैं कि सेकंड लॉ का क्या कहता है। बेटा आप इसको नोट कर ले, डायग्राम लाजमी, डायग्राम लाजमी है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ को नोट भी कर लें और उसके बाद ये डायग्राम बना लें। ठीक है, इस डायग्राम को फर्दर आगे कुछ चीजें होंगी तो हम चेकआउट करेंगे बरल। ठीक है, इतना डायग्राम आपके लिए काफी है। 40 डिग्री का एंगल था इंसिडेंस का, तो 40 डिग्री का रिफ्लेक्शन का एंगल, 20 डिग्री का एंगल था इंसिडेंस का, तो 20 डिग्री का रिफ्लेक्शन का एंगल, इस तरह से। तो सपोज करेंगे अगर 90 डिग्री के एंगल पर आके टकराती, अगर वे यूं आके टकराती 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री पर, तो जानी भी बेटा ऐसे ही थी, 90 डिग्री के एंगल पर जानी थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी एंगल पर रिफ्लेक्शन होनी है। तो बेटा मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगर इसको ज्यादा टाइम चाहिए तो वो वीडियो को पॉज करें और आराम से इत्मीनान से इसको नोट कर लें। चलें मेरे, अब इसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि द इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव, कितनी चीजें इस डायग्राम में, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
और नॉर्मल, चार चीजें ना, द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल एंड the point of incidence lie on the same plane। ये है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने बात सीख ली, क्या थी? सेकंड लॉ ये बताता है कि भाई इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पर होता है, सब एक ही प्लेन पर होता है। प्लेन का मतलब बेटा ये प्लेन है, ऐसा ये प्लेन। अगर एक चीज इससे आउट है यहां पर तो हम उसको बोलेंगे 3D वाला काम हो गया। प्लेन हमेशा 2D होता है, प्लेन हमेशा 2D होता है। जैसे मैं जो कुछ भी लिखूं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख सकता हूं ऐसा, तो ये प्लेन है एक, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये एक प्लेन है। अगर सपोज करो एक पॉइंट है, 4 पॉइंट में लगाने, इसी प्लेन पे बनाने, एक ही प्लेन पर 4 पॉइंट में लगा दूंगा, एक प्लेन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट लगे से। सपोज करो एक पॉइंट मुझे इस प्लेन से बाहर लगाना पड़े, यहां पर कहीं पर लगाना पड़े, यहां पर इस जगह, तो भाई इस जगह पर मैं कहां पे लगाऊंगा? यहां पर कहीं पर लगाना पड़े, इधर। अगर सपोज करो इस स्पेस में एक पॉइंट हो तो हम कहेंगे ये सारे 4 पॉइंट एक प्लेन पर हैं, ये पॉइंट अलग है, ये अलग प्लेन में चला गया, दूसरे प्लेन में चला गया। तो वो सारी चीजें जो एक ही प्लेन पर हो, एक ही प्लेन पर, उसका मतलब होता है बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे स्ट्रेट। जैसे मेरी हथेली पर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे, कोई यहाँ रख दे, ऐसे पड़ा तो कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं इसके ऊपर रख लूं हाथों पे, तो मैं बोलूं कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही प्लेन पर है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर हो यहाँ पर कहीं, एक ऑब्जेक्ट ऊपर हो, सपोज करें किसी भी रीजन से भी कैसे ऊपर है, पर वो ऊपर हो यहाँ पर हो कहीं पर, बाकी 3-4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा नहीं भाई ये बाकी सारे जो हैं वो एक ही प्लेन पर हैं, और ये जो अलग वाला ऑब्जेक्ट ना ये डिफरेंट प्लेन पे चला गया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई वेव होगी, मैं उसको फॉल करवाऊंगा, तो वेव यूं आके इंसिडेंट करे तो ऐसे ही आगे निकल के चली जाएगी। मतलब यूं इंसिडेंट करे अगर ऐसे, तो ऐसे ही निकल के चलेगी, यानी सारा काम इसी प्लेन पर होगा। यहां पर समझ रहे हैं ना, इसी स्पेस में होगा, इसी प्लेन पर होगा। वेव आई, यूं टकराई, टकरा के यूं नहीं निकल के जाएगी। अगर यूं निकल गई तो प्लेन चेंज हो गया। अगर वेव आई, टकराई, टकरा के यूं निकल गई तो प्लेन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना। वेव आएगी, टकराएगी, टकरा के यूं निकल जाएगी। एक ही प्लेन पर वेव आई, टकराई, टकरा के यूं वापस चलेगी। तो एक ही प्लेन पर सारा काम हो रहा है। नॉर्मल भी यहीं बनना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी यहीं पर होना है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वेव आई, टकरा के यूं नहीं निकल के जाएगी, यूं गई तो प्लेन चेंज हो गया ना। वेव आई, टकराई, टकरा के, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वेव आई, टकराई, टकरा के इसी प्लेन में आगे निकल गया, ऐसा ऐसा। ये रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ये इंसिडेंस वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, और यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी मौजूद है। और नॉर्मल भी इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सीधा सीधा ऊपर बनना है। नॉर्मल ऐसा तो नहीं बनेगा ना इधर या इधर, सीधा सीधा ऊपर यूं बनना है। तो ये सारी चीजें, 4 चीजें, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा इस डायग्राम से आप इस चीज को चेकआउट भी कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेव का वही होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक, कोई कहे कि भाई रिफ्लेक्शन हुई वेव की और एंगल ऑफ इंसिडेंस था 45 डिग्री, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आपको याद रहना चाहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना एंगल था 45 अगर कहा था तो 45 डिग्री, अगर 40 पे इंसिडेंट हुई थी तो 40 डिग्री, अगर 25 पे हुई थी तो 25, अगर 30 थी 30, 60। तो ये फर्स्ट लॉ था। और सेकंड में इनकी बात होती है कि सारे ये एक प्लेन पर होते हैं। आई होप बेटा बात समझ आ गई होगी। छोटा सा लेक्चर था बट कुछ खास चीजें इसमें थी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जहन में होना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर।